नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 4। इससे पहले हमने उपन्यास, कहानी, नाटक का उद्भव विकास किया है। अब छोटे प्रश्न करेंगे, 5-5 नंबर के 2 आएंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय नवजागरण का महत्व स्पष्ट करें। भारतीय नवजागरण का आरंभ नई चेतना से होता है, जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी और अंग्रेजों ने शिक्षा नीति शुरू करी थी और कई खोजें आई थी, जैसे रेल, डाक, तार की सुविधाएं हुई थी और आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, थियोसॉफिकल समाज ने भारत में नई चेतना पैदा करी थी, तो उसे भारतीय नवजागरण कहा जाता है। तो इसको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ भारतीय नवजागरण से माना जा सकता है। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अधिकाधिक विकास होने लगा था। धीरे धीरे उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और वैज्ञानिक खोजों ने प्राचीन रूढ़िवादिता और धार्मिक अंधता, जो धर्मों की अंधता थी, की जड़ों को हिलाकर रख दिया था और भारत में कल कारखानों की स्थापना होने लगी थी। इसके साथ साथ रेल, जहाज, डाक, तार, टेलीफोन, बिजली आदि से संबंधित यंत्र विकसित होने लगे थे। फलस्वरूप किसी साहित्य में भी नवजागरण का उन्मेष हुआ हो, लेकिन भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव अंग्रेजी साम्राज्य की जो अन्यायपूर्ण नीति थी, लैप्स डलहौजी के द्वारा कई राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया था, अन्याय और उत्पीड़न के रूप में हुआ। तो भारतवासियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। इसके साथ ही भारतवासियों में नव चेतना उदित हुई और इस संग्राम में नाना साहेब, अहमद शाह और तात्या टोपे, झांसी की रानी का भी महान त्याग ही भारतीयों के नवजागरण का मूल कारण है। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का सामना करने के लिए भारत में सर्वप्रथम समाज सेवी संस्थाओं का गठन हुआ। जैसे पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी और इसके बाद प्रार्थना समाज और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। आगे चलकर 1875 में आर्य समाज की और 1828 में ब्रह्मो समाज की, 1883 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिससे समाज के लोगों में क्या है, जागरूक किया गया और उनको शिक्षा के प्रति, ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जागरूक किया गया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद ने भारतवासियों में नव जागरण उत्पन्न करने में विशेष योगदान दिया है। आगे चलकर मुद्रण यंत्रों यानी कि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। मुद्रण यंत्रों की स्थापना के फलस्वरूप असंख्य समाचार पत्र छपने लगे थे और हिंदी भाषा में सरस्वती पत्रिका का 1900 ईस्वी में प्रकाशन से विशेष महत्व रखता है। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो भारतीय नवजागरण हुआ, इसके प्रेरक कारण अनेक हैं, लेकिन तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी थी। भारतवासियों पर एक और तो अंग्रेज शासकों का दबाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जागरण का स्वर भी गूंजने लगा था और देश में नई क्रांति आ गई थी। जैसे जैसे अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते गए, वैसे वैसे लोगों में स्वदेश प्रेम, देश प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती गई। फलस्वरूप भारतीय नवजागरण की लहर भी तीव्रतर होती चली गई। इस नवजागरण के भले ही अनेक कारण रहे हों, लेकिन इतना निश्चित है कि इसके फलस्वरूप भारतवासियों को स्वतंत्रता मिली और समाजोपयोगी हिंदी साहित्य का निर्माण हुआ। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन
हिंदी साहित्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाली। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आधुनिक काल का समय संवत 1900 से आज तक माना गया, यानी कि 1857 से ही माना जाता है। तो आधुनिक काल के आते आते भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सारे भारत पर स्थापित हो चुका था। धीरे धीरे कंपनी भारत में अपनी शास्त्रीय व्यवस्था को मजबूत करना चाह थी, शासकीय व्यवस्था को मजबूत। तो लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति का प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप भारत की अनेक रियासतें झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। आधुनिक काल में दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध है। तो इस संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग 1 वर्ष तक चला, लेकिन भारतवासियों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद भारत में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया और इस काल में भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत हो गई। अंग्रेज शासक भारतीय जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने लगे। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को आरंभ किया, जिससे भारतवासियों में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार प्रसार होने लगा। सरकारी नौकरी पाने वाले के लिए भारतवासियों को अंग्रेजी पढ़ने लगे। देश का शिक्षित समाज अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंग गया। और आधुनिक काल में साहित्य की पृष्ठभूमि में तीसरी उल्लेखनीय बात है कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आरंभ में इस संस्था का उद्देश्य भारत के प्रशासन में सहयोग देना था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के उद्देश्य को बदल डाला था। कांग्रेस के सहयोग से स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया। 1900 में कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में चली गई और 1948 तक उन्हीं के निर्देशनों से कांग्रेस का कार्य करने लगी। और भी राजनीतिक घटनाएं हुई, जैसे बंगाल विभाजन 1905 में, जलियांवाला बाग 1919 में, असहयोग आंदोलन 20 में, खिलाफत आंदोलन भी 20 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई। 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का श्री गणेश किया और आंदोलन का एक देशव्यापी आंदोलन था, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में खाई उत्पन्न करने का प्रयास किया। 1937 में चुनाव हुए, अनेक प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी और 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश किया, जिससे अंग्रेज सरकार ने देश के अनेक नेताओं को जेल में बंद कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों को यह समझ आ गई कि भारत को अधिक देर तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। अब है आधुनिक कालीन सामाजिक परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का एक प्रश्न जरूर आता है 5 नंबर का, तो ये याद करने बहुत जरूरी है और समझने भी। सामाजिक परिस्थितियां की थी, समाज का वर्णन करना है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज असंख्य अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुप्रथाओं का शिकार था। रीतिकाल के समान आधुनिक काल में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना बिल्कुल नहीं थी और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और उन्हें घर की 4 दीवारी में ही कैद होकर रहना पड़ता था। सती प्रथा का भी प्रचलन था और विधवाओं का विवाह नहीं होता था। बाल हत्याएं और नरबलि की घटनाएं अक्सर होती रहती थी। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्तर पर भेदभाव व्याप्त था। उच्च जाति के लोग निम्न जाना करते थे। छुआछूत की भावना सर्वत्र फैली थी। हिंदू समाज पूर्णतः धार्मिक रूढ़ियों की चंगुल में फंसा हुआ था। अंग्रेज सरकार ने कानून बनाकर सती प्रथा, बाल हत्या, नरबलि का रोकने का भरपूर प्रयास किया। सती प्रथा को
राजा राममोहन राय की मदद से 1928 में बैन लगाया था और ऐसे ही बाल हत्या पर भी, नरबली पर भी रोक लगा दी थी। ईसाई धर्म के प्रचार से आकर्षित होकर निम्न जाति के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई अपनाने लगे थे। ईसाई धर्म को संपूर्ण हिंदू समाज धर्मांधता का शिकार बना हुआ था। इस युग में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उन्होंने नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया है। सामाजिक जागरण के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इधर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद ने भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, वेदों के प्रति श्रद्धा, शिक्षा का प्रसार, नारी जाति के प्रति आदर की भावना, छुआछूत की भावना का निवारण, पुरानी रूढ़ियों के परित्याग आदि विभिन्न कार्य आरंभ करके हिंदू धर्म को जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग पर बल दिया और सामाजिक जागरण के ये प्रयास पूर्ववर्ती भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में देखे जा सकते हैं। सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण जी, स्वामी विवेकानंद का योगदान है। महात्मा गांधी ने भी छुआछूत का विरोध किया, सत्य अहिंसा और गीता के अनासक्ति योग का प्रचार किया और सत्य अहिंसा के बल पर ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यही नहीं, उन्होंने समाज और धर्म के धरातल पर अनेक समाजोपयोगी कार्य किए। यही कारण आधुनिक काल में सुधारवादी युग भी कहा जाता है इसको। अब है आधुनिकता बनाम समकालीनता का संक्षिप्त परिचय दे। आधुनिकता और समकालीनता। आधुनिकता क्या है? समकालीनता को समय सामयिक कहते हैं। जैसे आधुनिकता और समकालीनता पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन यदि हम सूक्ष्म रूप से इनका अध्ययन करें तो दोनों में अंतर है। आधुनिकता नामक शब्द भाववाचक संज्ञा की उत्पत्ति आधुनिक शब्द से हुई है, जो कि एक विशेषण है। इसका सहज अर्थ कालवाचक है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, परंतु इसका अर्थ हम कर सकते हैं वर्तमान काल। और आधुनिक बोध का अर्थ है वर्तमान का बोध। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक बोध प्राचीन और मध्ययुगीन से बोध से भिन्न है। यह केवल वर्तमान बोध से ही संबंधित है, यानी वर्तमान समय से ही संबंधित रखता। आधुनिकता का एक अन्य अर्थ विचार परक, गुण परक भी हो सकता है। आधुनिकता एक ऐसा गतिशील जीवन बोध है कि जिसे किसी एक कालखंड में नहीं बांधा जा सकता। यह न तो वर्तमान में बंधा हुआ है और न ही उससे कटा हुआ है। हिंदी में कबीर जैसे ऐसे कवि हैं जो आधुनिक न होते हुए भी आधुनिक कहलाते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं आधुनिकता निरंतर विकासशील चिंतन बोध है और विकास में अतीत का योगदान और वर्तमान भी है। अगला है समकालीनता। समकालीनता का अभिप्राय है वर्तमान या जो समय अभी घटना घट रही है, समय सामयिक बोलते हैं। तो समकालीन बोध वर्तमान समय का बोधक है और उस क्षण का बोध कराता है जिसमें हम जी रहे हैं। ये मेन बात है, जिसमें हम जी रहे हैं। इस दृष्टि से आधुनिकता समकालीनता से अधिक व्यापक है, क्योंककि जो पिछले समय को भी आधुनिक बना देती है। भारतेंदु युग से लेकर के आज तक का युग आधुनिक है। इसमें 1857 से लेकर अब तक का आधुनिक कहलाते हैं। इसमें न जाने कितने समय सामयिक काल आए हैं, काल मिले हुए हैं। आधुनिकता में जो विस्तार और गहराई है वह समकालीनता में नहीं है। समकालीन छोटा होता है। समकालीन लेखक केवल आज की तत्कालिकता से परिचित कराता है और आधुनिक समकालीनता के प्रति सजग तो है ही। वह समकालीन मूल्यों को अंतिम मूल्य नहीं मानता, क्योंकि कुछ वर्षों बाद समकालीनता में बदलाव उत्पन्न हो जाता है। समकालीनता में केवल वर्तमान का ही सत्य ही ध्वनित होता है और वह अतीत को रूढ़ मानता है, वर्तमान क्षण को महत्व प्रदान करता है। लेकिन आधुनिक व्यापक होने के कारण लंबे समय तक समस्याओं को अपने अंदर समाहित करता। आज
हिंदी में समकालीनता को अधिक महत्व दिया जा रहा है।